नमस्कार साथियों। आज हम टेंस के बारे में दूसरा वीडियो बना रहे हैं। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसके अंदर हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस के बारे में, इंटेरोगेटिव के बारे में, नेगेटिव के बारे में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के बारे में। तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पहचानिक शब्दों के बारे में देखते हैं कि इनकी पहचानिक शब्द कौन कौन से होते हैं। पहचानिक शब्द, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं या फिर खड़ा है, खड़ी हैं या खड़े हैं, या फिर बैठा है, बैठी हैं, बैठे हैं आदि शब्द आए। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, आपको बताइए रहा है यदि लड़का है, बॉयज है, मेल है तो रहा है, फीमेल के लिए रही है, लड़कियों के लिए रही है और बहुवचन हो जाए तो रहे हैं, खड़ा है, खड़ी है, खड़े हैं, बैठा है, बैठी है, बैठे हैं आदि शब्द आ जाए तो उस समय आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ये तो आपके पहचान हो गई। अब हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब और एमवी का मतलब मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर होती है इज, आर और एम। साथियों याद रखना कि जिसके पीछे एस, मैंने कल बताया था आपको, एस मतलब सिंगुलर यानी एक वचन के साथ में, तो आप ऐसे लिख लीजिए एक वचन के साथ में इज का प्रयोग करना है, बहुवचन के साथ में आर का प्रयोग करना है और सिर्फ आई के लिए ही एम का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब के रूप के अंदर यदि सब्जेक्ट कर्ता एक वचन होता है तो इज का प्रयोग किया जाता है, यदि सब्जेक्ट बहुवचन या प्लूरल होता है तो फिर आर का प्रयोग किया जाता है, और यदि आई सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो वहां पर आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप एम का प्रयोग करेंगे। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। तो एक बार वापस आप देख लीजिए, पहचानिक शब्दों के अंदर हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, खड़ी है, खड़े हैं, बैठा है, बैठी है, बैठे हैं आदि शब्द आए तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको इज, एक वचन यदि सब्जेक्ट या कर्ता होता है तो इज का प्रयोग करें, बहुवचन या प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, आर का, और आई के साथ सिर्फ और सिर्फ एम का प्रयोग करना है। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। चलिए हम कुछ उदाहरण लेकर देखते हैं। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले आपको मैंने एक फॉर्मूला बता दिया था, यदि किसी भी सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला समो, आपको एक शब्द में याद रखना है फॉर्मूला समो। एस का मतलब सब्जेक्ट, एच का मतलब हेल्पिंग वर्ब, एम का मतलब मेन वर्ब और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। ये मैंने कल भी आपको बताया था। और देखिए अब इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सिंपल सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सिंपल सेंटेंस में देखिए इसमें कोई विशेष नियम या रूल्स नहीं है जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर था। तो देखिए कुछ भी नहीं करना, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर मेन वर्ब लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट
लिखना है। एक हम एग्जाम्पल देख के लेते हैं, फिर आपको पता चलेगा। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसके अंदर पुस्तक पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? बिल्कुल सही जवाब। इसमें पुस्तक पढ़ने का कार्य राम कर रहा है। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, कर्ता कौन हो गया? राम हो गया। तो आप फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो लीजिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर फॉर्मूले के हिसाब से क्या आता है? एच। एच का मतलब एच वी, और हमने पढ़ा था इस टेंस की क्या एच वी होती है? इज, आर और एम। इज, आर, एम। आई के साथ एम है, आई होता है तो एम लगाना है, तो आई को तो एम को तो भूल ही जाओ। अब बचा है पीछे इज और आर। एक वचन होता है, एक वचन, तो इज लगाना है। बहुवचन होता है तो आई लगाना, आर लगाना। तो देखिए साथियों, राम एक वचन है या बहुवचन है? तो आप सभी को पता है कि राम एक वचन सिंगुलर है। फिर देखिए राम के साथ में क्या लगेगा? इज लगेगा, तो लगा लीजिए इज। फिर देखिए पढ़, पढ़ के पीछे क्या लगाना है? हमने कल भी बात की थी कि जो पहचानिक शब्द होते हैं उनको हटा के जो शब्द बचता है उसके पीछे ना लगाने से मुख्य क्रिया बन जाती है, और मुख्य क्रिया पढ़ना। पढ़ना को क्या कहते हैं? रीड कहते हैं। तो लीजिए ये रीड मैंने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन साथियों रीड तो फर्स्ट फॉर्म है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो रीड के पीछे आपको क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी, तो बन जाएगा रीडिंग। फिर देखिए साथियों, राम की अंग्रेजी आ गई, रा है पहचानिक शब्द की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब होती आ गई, पढ़ना की इंग्लिश आ गई रीडिंग, पीछे बच गया बुक। और हमें फॉर्मूले के हिसाब से बाद में क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। मैन वर्ब के बाद में क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। तो हम ऑब्जेक्ट पुस्तक को क्या कहते हैं? सभी को पता है, बुक कहते हैं। और फिर ये सेंटेंस हो जाता है खत्म, और अपना एकदम करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, राम इज रीडिंग बुक। राम इज रीडिंग बुक। फिर एक सेंटेंस और लेकर देखिए, जिसको भी समझ में नहीं आया एक बार वापस ध्यान देंगे। हमने बात की है फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला अपना है समो। समो, समो। हम एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, तुम मैदान में, तुम मैदान में सेंटेंस को एक बार बदल लीजिए, हम मैदान में खेल रहे हैं। हम मैदान में खेल रहे हैं, यहां पर पहचानिक शब्द रहे हैं, खेल के पीछे ना लगाने से बन जाएगी क्रिया खेलना। हम एक सब्जेक्ट है, हम कैसा सब्जेक्ट है? हमको इंग्लिश में वी कहते हैं। वी का मतलब क्या होता है? हम होता है। ये कैसा सब्जेक्ट है? बहुवचन है, बहुवचन, या फिर हम कह सकते हैं प्लूरल सब्जेक्ट है। तो देखिए साथियों, फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले आपको लिखना है एस। एस का मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वी। और वी कैसा है? बहुवचन है। बहुवचन के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? तो हमने देखा था इज तो एक वचन के साथ लगती है, आर बहुवचन के साथ लगती है। तो हम इसके साथ में लगाएंगे आर। फिर उसके बाद में देखिए तीसरे नंबर पे फॉर्मूले में क्या आता है? एम। एम यानी मैन वर्ब। एम का मतलब मैन वर्ब, और मैन वर्ब है यहाँ खेलना। खेलना को क्या कहते हैं? प्ले। लेकिन साथियों प्ले तो फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसके पीछे लगा देंगे आईएनजी, प्लेइंग। उसके बाद में क्या बच गया? मैदान में, तो इन द प्ले ग्राउंड। इन द प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड। और ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो आई होप आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सिंपल सेंटेंस के बारे में पता चल गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में।
अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, जैसा कि आप सभी को पता है, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक, नकारात्मक का मतलब मनाई का भाव या नहीं का भाव हो। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। हम मैदान में खेल रहे हैं, हम मैदान में नहीं खेल रहे हैं। ये जो नई नई शब्द आ रहा है, ये नकारात्मकता का भाव पैदा करता है, इसी को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, इसका फॉर्मूला साथियों कुछ नहीं करना, जो आपका समूह फॉर्मूला था उसके बीच में तीसरे स्थान पर एन लगा दो, सनमो फॉर्मूला बन जाएगा। और हमने तीसरे स्थान पे एन क्यों लगाया, तो ध्यान रखना, आपको याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ध्यान रखना, नॉट के अंदर कितने वर्ड है, 3 वर्ड है, इसीलिए नॉट हमेशा कितने कौन से स्थान पे आएगा, तीसरे स्थान पे आएगा। ऐसा कोई अंग्रेजी का रूल्स नहीं है कि नॉट के अंदर 3 वर्ड होने के कारण ये तीसरे स्थान पे आता, नहीं, आपको याद रखने के लिए बताया गया। ये एक एडवर्ब है जो वर्ब से हमेशा पहले आती है। देखिए फिर क्या होता है, सनमो, इस फॉर्मूले का नाम क्या हो जाएगा, सनमो। सनमो, चलो ये लो, आपने फॉर्मूला लिख लिया। अब हम वाक्य को लिख रहे हैं, उन्हीं वाक्यों को वापस देख लीजिए। राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। अब देखो इसके अंदर नई शब्द आया हुआ, नकारात्मकता का भाव है, पहचान भी रहा है आई हुई, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूज का है, और नहीं आने पे ये कौन सा बन गया, नेगेटिव का सेंटेंस बन गया। तो फॉर्मूला कहता है हमें सबसे पहले एस यानी सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट कौन है, बिल्कुल सही कहा आपने, राम है सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। राम सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, अच्छा प्लूरल होता है, नहीं, राम सिंगुलर होता है। सिंगुलर के साथ में हमेशा, एक वचन के साथ में हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज लगेगी साथियों। फिर देखो हमारा फॉर्मूला कहता है एन लिखो। एन का मतलब नॉट, आप भूल जाओगे। एस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। एच का मतलब हेल्पिंग वर्ब, एन का मतलब नॉट, एम का मतलब मेन वर्ब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, याद रखना। तो तीसरे नंबर पे एन, एन का मतलब नॉट, नॉट लगा लिया। फिर मेन वर्ब आपको पता है पढ़, पढ़ के पीछे क्या लगाओगे, ना लगाने से फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। पढ़ना को क्या कहते हैं, प्ले कहते हैं। पढ़ने को प्ले कहते हैं क्या, नहीं, पढ़ने को प्ले नहीं कहते हैं। आप या तो वर्ब करते नहीं हो, पढ़ने को रीड कहा जाता है, और रीड के साथ में आपको पता है कॉन्टिन्यूस टेंस में कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है। तो क्या बन जाएगा, रीडिंग बन जाएगा। अब देखो राम की अंग्रेजी आ गई, रहा पहचान है तो हेल्पिंग वर्ब आ गई, पढ़ना को रीड कहते हैं, नहीं का नॉट आ गया। अब पीछे क्या बच गया, पुस्तक, पुस्तक को क्या कहते हैं, बुक कहते हैं। और ये अपना सेंटेंस खत्म हो गया, और अपना बिल्कुल सही सेंटेंस बन गया, राम इज नॉट रीडिंग बुक, राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। तो नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन हम फिर एक और वाक्य लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का, उसके बाद में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए साथियों, हम ये राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है को हटा देते हैं यहां से। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, मोहन अपने कमरे में बैठा है। क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, अच्छा नहीं है, कैसे नहीं है, अरे रहा है आना जरूरी नहीं है। हमने पहचान में क्या पढ़ा था, रहा भी आ सकता है, बैठा भी आ सकता है, खड़ा भी आ सकता है। लड़की है तो खड़ी, लड़की है तो बैठी और रही, इस प्रकार तीनों में से कोई भी वर्ड आ सकता है। तो ध्यान रखना, बैठा है इसका मतलब ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही सेंटेंस है। फिर आपको देखना है क्या ये हम नेगेटिव का पढ़ रहे, क्या ये नेगेटिव है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसी के अंदर नहीं आया हुआ ही नहीं है, तो फिर ये नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो आपको सबसे पहले इसके अंदर नहीं लगाना पड़ेगा। मोहन अपने कमरे में नहीं बैठा है, तो यहाँ पे ऐड कर दो वर्ड, नहीं बैठा है। अब तो ये नेगेटिव हो गया, बिल्कुल सही है। तो देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से एस का मतलब सब्जेक्ट, एच का मतलब हेल्पिंग वर्ब, एन का मतलब नॉट, एम का मतलब मेन वर्ब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला कहता है हमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, मोहन है, बिल्कुल सही, मोहन। मोहन सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ में एक वचन सब्जेक्ट के साथ में
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा इज लगाया जाता है, तो मोहन के साथ में हमने इज लगा दिया। और फॉर्मूला 2 हो गया पूरा। तीसरे स्टेप पे फॉर्मूला में एन है, और एन का मतलब होता है नॉट, ये लो नॉट। चौथे स्थान पर आता है एम, एम का मतलब मेन वर्ब। तो आप ढूंढिए इसके अंदर मेन वर्ब कौन सी है। मोहन अपने कमरे, मोहन है वर्ब नहीं, अपना कमरा भी वर्ब नहीं है, नहीं भी वर्ब नहीं है, पीछे रहा बैठा है। तो आपने सुना होगा बैठना, खड़े होना, उठना, सोना। तो ये बैठना भी क्या है, एक वर्ब है, एक क्रिया है, और इसको SIT सिट कहते हैं। और आपने अक्सर सुना होगा सिट डाउन, क्लास के अंदर जब टीचर आता है आप सभी स्वागत के लिए खड़े होते हैं तो आपको कहा जाता है सिट डाउन या फिर बैठिए। इस प्रकार सिट का मतलब होता है बैठना। मोहन इज नॉट सिट, तो अब देखो ये मैंने लिख लिया सिट, क्या ये सही है क्या, नहीं, क्योंकि ये तो फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन कॉन्टिन्यूज के अंदर कौन सी फॉर्म आती है, ING फॉर्म। तो हम इसके पीछे ING लगा दें क्या, लगा दें, अच्छा नहीं लगानी। हाँ ध्यान रखना कि जब भी ING लगाते हैं और अंत में व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले कोई वॉवल्स आ जाए। वॉवल्स का मतलब क्या होता है, अच्छा पता है आपको, बताइए। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, वॉवल्स होते हैं AEIOU, वॉवल्स होते हैं 5, और ABCD में 26 लेटर्स होते हैं, उनमें से 5 यदि वॉवल्स हो गए तो पीछे 21 कॉन्सोनेंट बच जाते हैं। तो वॉवल्स होता है, देखो ये कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले वॉवल्स होता है, तो ING लगाते समय उस कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन को डबल कर दिया जाता है, तो इसीलिए मैंने टी को 2 बार लिख दिया, इसका मतलब ये सिटिंग हो गया। तो आपको भी याद रखना है कि जब भी ING लगाएं और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से पहले कोई स्वर आ जाए तो उस व्यंजन को आप डबल कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो अपने कमरे में, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे सर अपने की अंग्रेजी क्या आएगी। तो देखो साथियों, आपने एक इंडेक्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ा होगा, इंडेक्स ऑफ प्रोनाउन, इंडेक्स ऑफ प्रोनाउन। अभी नाम से आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं आगे बताऊंगा तब सबको आपको याद आ जाएगा। आपने ये जरूर पढ़ा होगा, आई, मी, माई, आया याद, बिल्कुल सही। फिर पढ़ते हैं वी, अस, ओवर, यू, योर, ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, इट्स, देयर, देयर। आप सभी को याद है। तो हमें तो सिर्फ मोहन के लिए ढूंढना है। अब आपको पता है कि जब भी प्रोनाउन के अंदर यदि किसी पुरुष या बालक या लड़के या बॉय के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ही का प्रयोग किया जाता है। तो इंडेक्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर जो तीसरा कॉलम है वो हमेशा ध्यान रखना उस सब्जेक्ट की अपने की अंग्रेजी होती है। तो मोहन ही है और मी, ही के तीसरे कॉलम में हिज आया हुआ है, इसका मतलब इसकी अंग्रेजी हिज होगी। यदि मोहन की जगह मैं होता तो मैं को हम आई कहते हैं, आई का तीसरा कॉलम माई है, तो अपने की अंग्रेजी क्या हो जाती, माई हो जाती। तो ध्यान रखना अपने की अंग्रेजी फिक्स नहीं है कि आप हिज पकड़ के बैठ जाओ, यू आए तो भी हिज, वी आए तो भी हिज, आई आए तो भी हिज, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना सब्जेक्ट के अनुसार अपने की अंग्रेजी होती है, कर्ता के अनुसार अपने की अंग्रेजी होती है। देखिए आगे, इंडेक्स ऑफ प्रोनाउन आपको पहले से ही पता है, मैं वापस रब कर देता हूं यहां से। फिर देखिए सिटिंग लिखने के बाद में अपने कमरे में, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इन। अब अपने की इंग्लिश यहाँ पे हिज हो जाएगी क्योंकि मोहन ही होता है, ही का थर्ड वाला कॉलम। पजेसिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव में हिज होता है, और ये आ गया हिज। और कमरे को आप सभी को पता है रूम कहते हैं, और सेंटेंस हो जाएगा खत्म। मोहन इज नॉट सिटिंग इन हिज रूम, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप, मैं आशा कर सकता हूं कि आप सभी को ये नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो साथियों, इंटेरोगेटिव में स्पेलिंग में विशेष ध्यान रखना। इंटेरो, याद रखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
और सेंटेंस की स्पेलिंग में विशेष ये याद रखना, सेंटेंस तो टेंस ये भी है, यहाँ पे भी टेंस है, लेकिन यहाँ पे एस आएगा, यहाँ पे सी आएगा, ध्यान रखना। दोनों टेंस है, ये भी देखो टेंस, ये देखो सेंटेंस, टेंस टेंस, लेकिन यहाँ सी, यहाँ पे एस आएगा। और इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग में आप लोग बोलते हो इंट्रोगेटिव, इंट्रो, और इंट्रो की स्पेलिंग तो हो जाती है साथियों इंट्रो ऐसे, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग ऐसे नहीं होकर ये है इंटेरोगेटिव। तो ध्यान रखना इंट्रोगेटिव और इंटेरोगेटिव में फर्क होता है। फिर देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, जैसे हमने पढ़ा है, सिंपल का समो होता है, नेगेटिव का हमने एस एच के बाद में एन डाल दिया तो सनमो हो गया, और कोई बात नहीं, सेम टू सेम पहले समो फॉर्मूला सिंपल का पढ़ा था। अब करना कुछ नहीं है, पहले इस स्थान को दूसरे पे भेज दो, दूसरे वाले को पहले पे भेज दो, तो अपना कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, ये लो दूसरे वाले को पहले, पहले वाले को दूसरे पे, एमओ का एमओ, ये बन जाएगा आपका इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला। तो ध्यान रखना, इसको हम कहेंगे हस्मो, हसमो, हस्मो, हमने पढ़ा था समो, सनमो, अब तीसरा पढ़ेंगे हस्मो। क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आया? अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। एच का मतलब हेल्पिंग वर्ब, एस का मतलब सब्जेक्ट, एम का मतलब मेन वर्ब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए पीछे क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए अब हम सेंटेंस की बात करते हैं, इस फॉर्मूले को एक बार रहने देते हैं, फॉर्मूला आप सबको समझ में आ चुका है। अब हम एक सेंटेंस लेके बात करते हैं। सबसे पहले, क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है, क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है, लो क्वेश्चन मार्क। अरे भाई जब आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो आपका क्या जवाब होगा, हाँ राम पुस्तक पढ़ रहा है, या फिर क्या जवाब हो सकता है, नहीं राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। इसका मतलब जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है, तो उसका हम जवाब या तो देते हैं हाँ में, या फिर जवाब देते हैं ना में, या तो हम कहते हैं यस, या फिर हम कहते हैं नो। ये बात आपको समझ में आ रही है? यदि कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है, क्या से, और इसका जवाब हम किस में देते हैं, हाँ से या फिर ना से, तब ध्यान रखना इस क्या की अंग्रेजी, क्या की इंग्लिश सेंटेंस के अंदर नहीं आती है, क्या की इंग्लिश सेंटेंस के अंदर नहीं आती है। तो देखिए कैसे नहीं आती, एक बार आप करके देखिए इस सेंटेंस को। तो सबसे पहले अपने फॉर्मूले पे आते हैं, हस्मो, HSMO, सबको याद है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो देखिए क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम सब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है, कर्ता के अनुसार आती है। राम एक वचन है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब एक वचन के साथ इज लगती है, इज आएगी। उसके बाद ये कह रहा है सब्जेक्ट लिख दो, तो लो सब्जेक्ट मैं लिख देता हूँ, जैसा फॉर्मूला कहता है वैसा आपको करना है। अच्छा फॉर्मूला क्या कह रहा है, मैन वर्ब लिखने का, तो पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड कहते हैं, चलो रीड लिख दिया, क्या सही है क्या, अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे हमने क्या नहीं लगाया, आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूज के अंदर क्या लगाया जाता है, हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। रीडिंग, फॉर्मूला कहते हैं ऑब्जेक्ट को भी लिख दो, ऑब्जेक्ट कौन है, पुस्तक, पुस्तक को मैंने लिख दिया। बुक, फॉर्मूला कहता है अब क्या बचा, राम लिख दिया, पुस्तक लिख दिया, पढ़ना लिख दिया, राह लिख दिया। अब क्या की इंग्लिश आती नहीं, क्योंकि क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस में क्या की अंग्रेजी नहीं आती। अच्छा पीछे क्वेश्चन मार्क रह गए, तो आपको भी वापस क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो अपना सेंटेंस का सही जवाब बन जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा, इंग्लिश बन जाएगी इसकी, इज राम रीडिंग बुक। क्या आपको समझ में आया? अच्छा कुछ लोगों को ही समझ में आया, तो कोई बात नहीं साथियों। यदि आपको इसकी इंग्लिश इंटेरोगेटिव की बनानी है, तो मैं एक आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। क्या ट्रिक है, देखिए आपने सिंपल पढ़ा है क्या सेंटेंस, तो बिल्कुल, तो इसका फॉर्मूला लिख दो, इधर बराबर लगा दो, गणित में बराबर लगाते ही हो, 2 बराबर 2 बराबर 2, तो समो, और इसका एक फॉर्मूला आप लगा दो हस्मो। अब यहाँ ये भी समझ में नहीं आया क्या आपको, सिंपल का फॉर्मूला इधर लगा दो, इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला। अब देखो इसमें फर्क देखो, पीछे एम है पीछे ओ है, सेम टू सेम, एम और सेम टू सेम। इसने सिर्फ फर्क क्या किया है, एस को दूसरे स्थान पर, एच को पहले स्थान पर। तो आपको सिंपल समझ में आ गया, तो इंटेरोगेटिव तो ऑटोमेटिक आ जाए। कैसे कि सर हमने सिंपल के अंदर बनाया था राम इज रीडिंग बुक, ये बनाया था। अब कुछ भी नहीं करना, हम इस फॉर्मूले में पहले को दूसरे पे लेके चले गए,
और पहले दूसरे को पहले पे लेके ऐसे ही कर लो, तो इज को पहले लेके आ गए, दूसरे राम को यहाँ लेके आ गए, रीडिंग बुक का रीडिंग बुक वापस लगा लिया, तो ये अपना बन गया इंटेरोगेटिव और ये बन गया अपना सिंपल। यदि सिंपल समझ में आ गया तो इंटेरोगेटिव तो बहुत आसान है। देखो राम को पहले स्थान से हमने दूसरे पे लेगा, तो इसमें भी दूसरे पे लेके चलेंगे। एच को पहले स्थान पर लेके आए, तो इस यहाँ पे भी एच यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले स्थान पे लाए। एमओ सेम है, तो सेम टू सेम यहाँ लिख लिया और इंटेरोगेटिव का चिन्ह, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा लिया। इस प्रकार इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। साथियों एक बात ध्यान रखना, क्या के अलावा भी कुछ क्वेश्चन वाचक शब्द होते हैं जो प्रश्न पूछने में सहयोगी होते हैं, जैसे क्या, कहां, कब, कैसे, कितना, क्यों। इस प्रकार के शब्द भी प्रश्न पूछने में काम आते हैं और उनकी अंग्रेजी आती है। क्या की तरह अंग्रेजी लुप्त नहीं होती, उनकी अंग्रेजी आपको सेंटेंस में लिखनी पड़ती है। तो देखिए सेंटेंस एक वैसा, राम जोधपुर क्यों जा रहा है। अब देखो राम जोधपुर क्यों जा रहा है, फॉर्मूला आपके पास में है और बाकी आपको कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ढूंढना है इसमें प्रश्न पूछने वाला शब्द कौन सा है। राम क्या प्रश्न पूछने वाला शब्द है? नहीं, ये तो सब्जेक्ट है। जोधपुर, अरे ये तो स्थान है। जाना, ये तो वर्ब है। रहा है, अरे ये तो पहचानिक शब्द है। तो पीछे क्या बच गया? क्यों बच गया। तो क्यों प्रश्न पूछने वाला शब्द है और क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाई कहते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पूछने वाले शब्द का अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद इस फॉर्मूले को लगा लो। फॉर्मूला कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लगाओ। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। सब्जेक्ट कौन है? राम। राम एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगता है? इज। तो लो फॉर्मूले के हिसाब से इज लिखा लिया। फॉर्मूला कह रहा है सब्जेक्ट भी लिख दो। अच्छा, राम इज तो सब्जेक्ट है, लो राम सब्जेक्ट लिख लिया। फॉर्मूला कह रहा है मेन वर्ब को लिखो। मेन वर्ब क्या? जाना। मैंने कहा था पहचानिक शब्द को हटाओ, इसके पीछे ना लगाओ। तो जाना, जाना को कहते हैं गो। गो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन क्या इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म आती है? नहीं, आईएनजी फॉर्म आती है। तो हम कर देंगे गोइंग, गोइंग। अब देखो आने जाने का कहीं पर भी भाव होता है, या तो जाना या फिर आना। तो ध्यान रखना, गो और कम के साथ में आने जाने का भाव होने पर मन से टू लगाया जाता है। बात समझ में आई? या तो आने या जाने का भाव होता है तो गो और कम के साथ में टू लगाया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वहां पर स्थान होना चाहिए। स्थान है तो ही तो टू आएगा, अन्यथा टू नहीं आएगा। हम अगले सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस भी देखेंगे जहां पर स्थान नहीं होगा और गो के साथ में टू नहीं लगेगा। स्थान है तो टू लगेगा। तो सबसे पहले देखिए गोइंग, तो टू लगा लिया क्योंकि जोधपुर एक स्थान है और जोधपुर को क्या कहते हैं? जोधपुरी तो कहते हैं। जोधपुर को जोधपुर हमारा जोधाना कहते हैं और हम यहाँ क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क को लगा लेंगे। वाई इज राम गोइंग टू जोधपुर? राम जोधपुर क्यों जा रहे हैं? आई होप आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी जरूर समझ में आया। यदि फिर भी समझ में नहीं आए तो आप क्या करो, इस वाक्य को वीडियो को पीछे करो और देखो। 2-3 बार देखने से आपको ये वीडियो, ये सेंटेंस जरूर समझ में आ जाएगा। अब हम करेंगे अंतिम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। साथियों इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला वही फॉर्मूला हो जाएगा। देखो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, तो आपको कुछ भी घबराना नहीं है। पहले तो आपको इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला याद करो, ये लो फॉर्मूला याद, और साथियों इसके अंदर तीसरे स्थान पर नॉट लगाना है। अब या तो आप तीसरे स्थान पर नॉट लगा दो या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ में ज्वाइंट करके आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगाना है। आपको पता नहीं है ज्वाइंट करना तो पिछला वीडियो देखिए, उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ ऐड किया जाता है। तो आप कैन का कांट कर सकते हो, डू का डोंट कर सकते हो और बिल्कुल डज का डजंट कर सकते हो। तो साथियों इसमें कुछ भी नहीं करना, तीसरे स्थान पर नॉट लगाना। तो एस के बाद में हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे।
जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, आराम से तसल्ली से समझना। राहुल राहुल दुकान क्यों नहीं खोल रहा है। लो ये वाक्य आपके सामने देखो, इसके अंदर प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नकारात्मक भाव ही है, इसीलिए तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। राहुल दुकान क्यों नहीं खोल रहे हैं। आप कारण जानना चाहते हैं कि राहुल दुकान क्यों नहीं खोल रहा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल दुकान नहीं खोल रहा है। लेकिन आपको कारणों की पता नहीं करना है, आपको ये नहीं जानना कि राहुल के साथ में ऐसे क्या हादसा हो गया या क्या राहुल कहाँ बिजी है, आपको तो सिर्फ इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम करेंगे क्यों। प्रश्न पूछने वाले शब्द की अंग्रेजी क्यों को हम कहते हैं वाई, तो सबसे पहले आ गया वाई। दूसरे स्थान पे फॉर्मूला कहता है हेल्पिंग वर्ब लगाओ, तो हेल्पिंग वर्ब राहुल सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे इज। फॉर्मूला कहता है सब्जेक्ट लिखो तो राहुल हो जाएगा सब्जेक्ट, और फॉर्मूला कहता है तीसरे स्थान पे क्या लगाओ नॉट, बिल्कुल तीसरे स्थान। अच्छा आप क्या कह रहे हो, चौथे पे आ गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अरे साथियों इस वाई को तो नहीं काउंट करना है, देखो फॉर्मूला में क्या हमने वाई लिखा क्या, नहीं, पहला दूसरा तीसरा। वाई तो एक्स्ट्रा शब्द है, ये तो प्रश्न पूछने में सहायता करने वाले वर्ड्स है, इनको काउंट नहीं करना है। यहां से काउंट करो पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है। फिर कहता है मेन वर्ब, खोलना को क्या कहते हैं ओपन कहते हैं, ओपन, और इसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा ओपनिंग, क्या बन जाएगा ओपनिंग। फिर देखो साथियों, वाई इज राहुल नॉट ओपनिंग, देखो राहुल दुकान क्यों नहीं खोल रहा है, खोलना क्या आगे, राय आगे नहीं आगे, क्यों आगे राहुल आ गया, पीछे क्या बचा, अच्छा शॉप बचा, तो बिल्कुल शॉप लिखोगे, ओपनिंग शॉप, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूले, वाई इज राहुल नॉट ओपनिंग शॉप, तो इसका सही अंग्रेजी बन जाएगी वाई इज राहुल नॉट ओपनिंग शॉप। कुछ भी नहीं करना है, तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है। आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया, उसके अंदर तीसरे स्थान पे नॉट लगा दो, वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का बन जाता है। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव को पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं होती है, क्योंकि तीसरे नंबर पे नॉट लगाने से वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस बन जाता है। इसीलिए इंटेरोगेटिव समझ में आ गया तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव समझने में ज्यादा परेशानी नहीं आती। तो इस प्रकार आज अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस समाप्त होता है। यदि आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देखें, यदि पिछला आपको समझ में नहीं आया तो पिछले वीडियो को देखें, ताकि आसानी से ये भी समझ में आ जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।